आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के सीरीज का 7वां दिन। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपका है कि किसी राशि पर 21% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 11,602 है, तो इसी दर से इसी अवधि के लिए इसका साधारण ब्याज ज्ञात करना है। चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको 21% की दर से 2 साल का आपका चक्रवृद्धि ब्याज, तो 21 + 21 + 21 गुना 21 बटा 100, 21 42 हो जाएगा और यहाँ 441 बटा 100 यानी 4.41 आ जाएगा, यानी आ जाएगा 42 4 46.41। तो 21% के हिसाब से 2 साल का आपका ब्याज कितना आ गया 46.41, और आपका ब्याज दिया कितना है 11,602.5, 11,602.5। तो ब्याज को ब्याज से तुलना कर देते हैं। ब्याज आपका दिया है 11,602 और यहाँ ब्याज आपका कितना हो रहा है 46.41। तो ब्याज को ब्याज से तुलना कर दिए, जो डेटा दिया रहता है उसको उसी से तुलना कर देते हैं। अगर प्रिंसिपल दिया रहेगा तो प्रिंसिपल को प्रिंसिपल से तुलना करेंगे, ब्याज रहेगा तो ब्याज को ब्याज से तुलना करेंगे। निकालने वाले से गुना करते हैं। तो निकालना क्या है मेरे को, इसी दर से मतलब 21% के दर से ही इसी अवधि के लिए मतलब 2 साल के लिए ही साधारण ब्याज। तो 21% के हिसाब से 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज आपको पता है सीधा सीधा होता है 21% के हिसाब से 1 साल का ब्याज 21, 2 साल का 21 दूना 42, 3 साल का 21 गुना 3 23, 4 साल का 21 गुना 4। साधारण ब्याज सिंपल होता है। तो ब्याज को ब्याज से कंपेयर कर दिए, ये चक्रवृद्धि ब्याज था तो चक्रवृद्धि ब्याज से कंपेयर किए, निकालने वाले से गुना कर दिए, निकालना था साधारण ब्याज तो 42 से गुना। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए इसको मोटा मोटा सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर में है तो मोटा मोटा सॉल्व करते हैं। आप ये देखिएगा कि आपका ये अगर ये 4 6 होता, 4 1 की जगह पर 4 6 होता मान लेते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, इसको 23 से काटते तो 23 दूना 46, फिर 0 23 दूना 46 ये आता। अब ऊपर देखिए 23 × 5 = 115, 23 × 5 = 115, 1 0 यानी 2392। 115 के बाद क्या आ जाएगा 1 0 और 2, यानी ये कितना आ जाता 2392। 23 × 5 = 115, 2392 लगभग 504 के आसपास आता। ठीक है, अभी देखिए ऑलमोस्ट आपका ये इसका 2.5 गुना है कि नहीं है। 200 का 2.5 गुना तो 500 ही होगा, और 2 का 2.5 गुना कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, यानी 505 के आसपास है, मतलब इसका ये लगभग कितना है 2.5 गुना है। कोई दिक्कत, इसका लगभग 2.5 गुना है। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है। दशमलव पहले हटाने के लिए यहाँ पे हम 1 0 लगाते हैं, यहाँ से हटाएंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक और यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है। तो यहाँ देखिए दशमलव का तो कहीं कहानी ही नहीं है, इसका 2.5 गुना ये है यहाँ तक, और आगे देखिए 1 सेकंड थोड़ा सा 1 सेकंड 11,602.5 और यहाँ पे क्या है आपका 46.41 और ये है 42। चलिए सबसे पहले दशमलव हटाते हैं, यहाँ से दशमलव हटाएंगे। अगर यहाँ 1 0 लगाते हैं, दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव हट जाएगा, क्योंकि ऊपर भी 2 अंक नीचे भी 2 अंक है तो हट जाएगा। 1 0 लगा के 2 अंक बना दिए। अब उसके बाद देखिए चलिए 7 से ही काट लेते हैं, सीधा सीधा कट करके देखते हैं। 7 6 का 42, यहाँ जाएगा 7 6 का 42, 4 4 7 6 का 42, 2 1 7 3 21। फिर 3 से काटते हैं, 3 दूना 6, यहाँ 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 दूना 6 1।
ठीक है। अभी देखिए 221 जो होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये नंबर बहुत बार आएगा आपको। 17 और 13 का मल्टीप्लिकेशन है। 17 तिया 51 और 17 5 22। 17 और 13 का मल्टीपल है 221, यानी ये आपका 17 से काटेंगे तो ये 13 हो जाएगा। 17 6 का 102, 14 बचेगा 14 जीरो, 17 8 136, 4 2, 17 दूना 34, 8 5 17 बचे 85 और 1 जीरो। ठीक है, फिर 13 से काटते हैं। 13 पचे 65, 3 2, 13 दूना 26, 6 5, 13 पचे 65 और 1 जीरो, यानी आपका आ गया 5250। और यहाँ पे क्या है, गुना 2। रिजल्ट आ गया 5250 गुना 2। 0 5 दूना 10, 52 दूना 104, 1 105, यानी आंसर आ पाएगा 10,500। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई, एक सेकेंड, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक राशि 3 और 6 वर्षों में 8,027 हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक, चक्रवृद्धि वार्षिक है तो ब्याज का दर निकालना है आपको। यहाँ देखिए कह रहा है 3 साल में आपका कितना हो गया 8,000, और 6 साल में, 6 साल में आपका कितना हो गया 27,000। तो शुरू से 3 साल में 8,000 हुआ और शुरू से 6 साल में 27,000 हो गया, यानी आगे इसको 3 साल का और टाइम मिला। तो ये जो डाटा है वो 3 साल में क्या हो गया 8,000 से 27,000 हो गया। तो 1 साल में कितना होगा, ये डाटा ये आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि अगर कोई डाटा 3 साल का मेरे को दिया हुआ है, मान लेते हैं 8 से 27 हो गया 3 साल में, तो आपका 1 साल में क्या होगा, तो इसका क्यूब रूट करेंगे। 3 साल से अगर 1 साल में आना है, मतलब 1/3, टाइम को आप 1/3 कर रहे हैं, तो रिजल्ट आपको क्यूब रूट करके लाना पड़ेगा, यानी 2 और 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये क्या आ जाएगा 8,000 का, मतलब इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे, इसका क्यूब रूट निकालेंगे, तो 8,000 का क्यूब रूट 20 होगा और 27,000 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। 3 साल से 1 साल पे आना है तो क्यूब रूट निकालेंगे। अगर मान लेते हैं मेरा दिया रहता है कि 4 से 9 हो गया 2 साल में, अगर 2 साल का दिया रहता और 1 साल का निकालना होता है, यानी टाइम को हम 1/2 कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, तो यहाँ वर्गमूल करना पड़ता है हमको, यानी 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3। तो 2 से 1 पे आएंगे तो वर्गमूल, और 3 से अगर 1 पे आएंगे तो क्यूब रूट करना पड़ेगा हमको। तो आपका क्या हो गया 20 से 30। अभी देखिए तो ब्याज कितना मिला, 20 रुपया था जो 1 साल में 30 रुपया हो गया, तो कितने का ब्याज मिला 10 रुपये का ब्याज, कितना पे 20 रुपया पे, परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 20 × 100 यानी 50% का आपको ब्याज मिल रहा है, 50% का। ये क्वेश्चन आपका पहले भी बहुत बार आ चुका है। चलिए नेक्स्ट आपका सवाल है कि 18,000 रुपये की राशि 8% प्रति वर्ष अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि पर 16 महीनों के लिए निवेश की जाती है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। सवाल क्या है, 18,000 रुपये आपके पास है, आप 8% प्रति वर्ष पे निवेश कर रहे हैं, जबकि ब्याज आपको अर्धवार्षिक लग रहा है, तो 16 महीनों में आपको कितना लाभ होगा। लाभ का क्या मतलब है, लाभ का मतलब क्या है, अगर हम किसी चीज़ को 10% के हिसाब से लगाए हैं कोई पैसा को, तो 1 साल में हमको 10% का लाभ मिलेगा, जो मेरे को ब्याज मिलेगा वही तो लाभ है। अगर हम 10% को 2 साल के लिए लगाते, 2 साल के लिए लगाते और CI पे चलता, तो 10% के हिसाब से 2 साल का CI क्या होता 10 + 10 + 10 × 10/100 यानी 21%, यानी कि मेरे को 21% का लाभ होता है। जितना हमको ब्याज मिलेगा 10% के हिसाब से 1 साल में 10% ब्याज मिलेगा तो 10% का प्रॉफिट होगा, 2 साल में 21% का ब्याज मिलेगा तो 21% का प्रॉफिट होगा, 3 साल में 10% के हिसाब से 33.1% का ब्याज मिलता है तो इतना प्रॉफिट होगा। मतलब जितना हमको ब्याज मिलेगा वही मेरा प्रॉफिट है, यानी हमको ये निकालना है कि मेरे को कितना टोटल ब्याज मिला है, वही मेरा क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अर्धवार्षिक है, मतलब हर 6 महीना में ब्याज लगेगा। मेरे पास टाइम टोटल है 16 महीना, टोटल 16 महीना टाइम है, तो पहला खंड आपका 6 महीना का, फिर 6 महीना का, हर 6 महीना में ब्याज मिलेगा, तो 6 महीना का ब्याज, फिर 6 महीना का ब्याज, 6 से 12 महीना हो गया। अब मेरे पास 4 महीना ही बचा, यानी लास्ट में जो मेरे को ब्याज मिलेगा वो 4 महीने का ही मिलेगा। पहला 2 तो 6 महीना पे ब्याज मिलेगा, लेकिन लास्ट में मेरे पास 4 ही महीना बच रहा है, तो 4 ही महीने का ब्याज मिलेगा। अब देखिए 8% आपका प्रति वर्ष ब्याज मिल रहा है, प्रति वर्ष मतलब 12 महीना में, 12 महीना में हमको अगर 8% ब्याज मिल रहा है तो 6 महीना में कितना मिलेगा
टाइम को हम आधा कर दिए तो ब्याज दर भी आधा हो जाएगा, यानी 4%। यहाँ 4% मिलेगा, यहाँ भी 6 महीने टाइम है तो यहाँ भी 4% ब्याज मिलेगा, लेकिन यहाँ 4 ही महीना टाइम है तो यहाँ ब्याज क्या मिलेगा। चलिए यहाँ देखते हैं, जब हमको 12 महीना में 8% ब्याज मिल रहा है तो एक महीना में कितना ब्याज मिलेगा, 8/12, यानी 4 दूना 8, 4 तिया 12। एक महीना में 2/3 ब्याज मिलेगा, तो हमको 4 महीना में निकालना है तो 4 से गुना कर देंगे, यानी 4 दूना 8/3, यानी यहाँ से जो हमको ब्याज मिलेगा वो 8/3% मिलेगा। कितना मिलेगा ब्याज यहाँ से, 8/3%। चूँकि 12 महीना में 8% तो 4 महीना में 8/3% आ गया। तो आपको ब्याज निकल गया कि पहला बरस 4% मिलेगा, दूसरा 4% और तीसरा 8/3%। तो 4 का पहले हमको सक्सेसिव निकालना पड़ेगा। तो 4 का सक्सेसिव क्या आएगा, 4 दूना 8 और 4 चौ 16, 8.16। अब इसका हमको इसके साथ सक्सेसिव निकालना पड़ेगा, तो 8 + 3 + 8.16 इंटू 8/3 अब बटा 100 हो जाएगा। बस ये निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा कितना ब्याज मिला वो आ जाएगा, और जो ब्याज मिला वही प्रॉफिट है, मतलब यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये 8.16 है, इसको हम लगभग क्या बोलेंगे, 3 दूना 6, 2 0, 3 6 18, 3 7 21, लगभग 2.67 आएगा। 2.6666 चलते रहेगा। यहाँ देखिए 8 8 64, 8 8 6 48, 4 8 4 12, 1 8 8 64, 1 65, 65.28 में 3 से भाग देंगे। इसको अगर 66 मान लें तो 22 3 66, यानी क्या आ जाएगा 220। अगर ये 66 होता तो ठीक है, ये 22 ही आता, सॉरी 22 आता। अब देखिए अगर इसको हम 100 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.22 आ जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, 7 6 13, 13 2 15, 2 6 8, 8 1 9 और 1 10 और 8 2 10 और 1 11, 11.05%, यानी ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, 11%। ठीक है, हम थोड़ा सा डाटा इधर उधर किए इसलिए थोड़ा सा बड़ा आ गया, लेकिन आपका ऐसे भी 11 के बाद 12 ऑप्शन है। 11 के बाद अगर 11.1 होता है, 11.2 होता है, तब थोड़ा दिक्कत भी होता है। तो आपको 11% का ब्याज मिल रहा है, और जो ब्याज मिलता है वही मेरा प्रॉफिट है। मतलब आपको प्रॉफिट कितना का होगा, लाभ कितना का होगा, 11% का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ क्या है, 20,000 रुपये की राशि 15 महीना के लिए 10% प्रति अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि पर निवेश की जाती है। 15 माह के अंत में एक दशमलव स्थान तक लाभ % बताइए। यहाँ भी देखिए लाभ ही पूछ रहा है। लाभ मतलब क्या, जो ब्याज मिलेगा वही लाभ है। यहाँ भी सेम कहानी करना होगा। 15 महीना के लिए और अर्धवार्षिक, मेरे पास टाइम कितना है, 15 महीना का टाइम है मेरे पास। अर्धवार्षिक लग रहा है, हर 6 महीना में ब्याज लगेगा। तो ये 6 महीना हो गया, फिर ये 6 महीना हो गया, 6 6 12। यहाँ तो मेरे पास 3 महीना ही बचा, क्योंकि टोटल 15 महीने का हमको निकालना है। तो 6 महीना में ब्याज, फिर 6 महीना में, लास्ट में मेरे पास 3 ही महीना रहेगा। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। 12 महीना में अगर 10% है तो 6 महीना में कितना हो जाएगा, सीधा सीधा बात है। 12 महीना में 10 तो 6 महीना में कितना होगा, 5। 6 महीना में 5, फिर 6 के आधा 3 महीना में क्या हो जाएगा, 2.5। क्या 6 महीना में जब 5% है तो 6 का आधा 3 महीना, तो ब्याज भी क्या हो जाएगा, 5 का आधा 2.5%। टाइम आधा हो गया तो ब्याज भी आधा हो जाएगा। तो अब इसका हमको सक्सेसिव निकालना पड़ेगा। तो 5 और 5 का सक्सेसिव क्या होता है, 5 दूना 10 और 5 पचे 25, 10.25 आ जाएगा। प्लस इसका इसके साथ निकालना पड़ेगा 2.5 प्लस 10.25 इंटू 2.5/100, ये आपका ब्याज आ गया। ये क्या हो जाएगा, 10 2 12.75 हो जाएगा। प्लस अगर इस 2.25 को हम इग्नोर कर दें तो 25 में 1 0 से 1 0 यहाँ काट लेते हैं। ये हम मान के चलते हैं कि 10 ही है, तो 2.5/10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.25 आ जाएगा। हल्का सा इससे बड़ा आएगा, एकदम नाम मात्र का बड़ा वैल्यू आएगा। तो 12 और 0.75 0.25 एक हो जाएगा, यानी 13% आ जाएगा। ये 13 से नाम मात्र का बड़ा होगा, 13% ही आंसर आएगा। 13 पॉइंट आपका 1 भी नहीं आ पाएगा, 13.0 कुछ आएगा। ठीक है, तो जो मेरे को ब्याज मिलेगा वही मेरा क्या है, लाभ है। नेक्स्ट सवाल आपका देखिए,
12,000 रुपये की राशि 15 माह के लिए 10% प्रति अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि पर निवेश की जाती है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। देखिए सेम ही सवाल है, एकदम सेम है। 15 महीना मेरे पास टाइम है, 15 मंथ मेरे पास टाइम है, एकदम एग्जैक्ट डिट्टो सवाल है। इसका आंसर भी 13% ही होगा। देखिए कोई भी आपका चेंज नहीं है। 15 महीना है, अर्धवार्षिक ब्याज लग रहा है, तो 6 महीना पर ब्याज लगेगा। यहाँ 3 महीना हो गया। 10% रेट है तो 6 महीना में जब 12 महीना में 10% तो 6 महीना में 5%, 6 महीना में 5%, 3 महीना में 2.5%। देखिए सेम ही वैल्यू है, तो 13% ही आंसर आएगा आपका, 13% आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है ए ने 8% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 28,500 रुपये उधार लिया। ये जो है 8% के हिसाब से 28,500 रुपये क्या हो रहा है, उधार ले रहा है। और बाद में क्या कर रहा है कि पहले बरस के अंत में 5780 रुपये भुगतान कर दिया, तो दूसरे बरस के अंत में कितना बकाया राशि होगा। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या हुआ, 28,500 तो कर्जा ही लिया है, तो पहला बरस के अंत में होगा क्या, 8% का ब्याज भी लग जाएगा। क्योंकि आप 8% ब्याज पे ले रहे हैं, 28,500 आप लिए, तो अगला साल क्या हो जाएगा, 8% का तो ब्याज लग जाएगा। और ब्याज लगने के बाद आप कुछ पैसा दिए हैं तो 8% ब्याज लग जाएगा। तो 8% क्या निकल के आएगा, परसेंट से 00 कट हो जाएगा। 8 × 5 = 40, और 8 × 8 = 64, 4 = 68, और 8 × 2 = 16, 6 = 22। मतलब आपका जो राशि हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 30,780 हो जाएगा। अगला साल क्या हो जाएगा, 8% जैसे ही ब्याज लगेगा 28,000 पे, तो ये हो जाएगा कितना, 30,780। फिर आप क्या किए, आप यहाँ से 5780 रुपये चुकता कर दिए, 5780 आप दे दिए। चलिए इसको घटा कर देखते हैं, 0 0 0 25, ठीक है। तो अब ये 25,000 ही बचा। अब अगला साल आपको 25,000 रुपये ब्याज लगेगा, फिर से आपको 8% ब्याज लगेगा। तो 8% तो आपको ब्याज लगेगा, 25,000 तो खुद ही है, तो 8% आपका ब्याज लगेगा, तो कितना हो जाएगा आपका 25,000। तो ये राशि है ही, और आपको 8% ब्याज भी लग जाएगा। मतलब क्या, 25 × 8 = 2,000, 2,000 का तो ब्याज लगेगा, 25,000 खुद है, मतलब अगला साल ये 27,000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की वजह से 2 वर्षों में 1460 और 3 वर्षों में 1606 हो जाता है, तो ब्याज की दर बताइए। यहाँ देखिए कोई राशि था 2 साल में, कोई मान लेते पी राशि था, ये 2 साल में कितना हो गया, 1460 हो गया। और 3 साल में, मतलब शुरू के 3 साल में कितना हो गया, ये 1606। तो यहाँ पे इसको 1 साल का टाइम मिला, क्योंकि 2 साल पहले ही था, 1 साल यहाँ पे और टाइम मिला। तो 1 साल में क्या हो गया, 1460 से 1606 हो गया। तो कह रहा है दर बताइए। सीधा सीधा कहानी है, 1 साल में तो आपका है ही, 2 साल का रहता तो उसको अंडर रूट कर लेते, लेकिन 1 ही साल का ये है। तो 1460 से 1606 हो गया, तो कितना ब्याज मिला, 6 में 0 गया तो 6, 10 में 6 गया 4, और 5 में से 4 गया तो 146 का ब्याज मिला। 1460 था, 1606 हो गया, तो कितना ब्याज मिल गया, 146। और जो ब्याज मिला वो किस पे मिला है, 1460 पे ही तो मिला है, 1460 पे। परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, यानी 10% आपका ब्याज मिलेगा। ठीक है, 1460 ही 1606 हो गया था, तो 146 ब्याज हो गया, और ये ब्याज जो मिला वो 1460 पे ही मिला। चलिए नेक्स्ट आपका कहता है कि 2,40,000 रुपये की राशि 3 वर्षों के लिए 12.5% प्रति वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पे उधार ली जाती है। 3 साल के लिए आप 12.5% पे उधार लिए। फिर कहता है पहले बरस के अंत में ब्याज में संशोधन करके 12% कर दिया गया। तो पहला बरस तो आपको ब्याज लग गया 12.5% का, लेकिन जैसे ही अंत हुआ तो क्या हो गया, संशोधन हो गया। अब क्या कह रहा है कि ब्याज अब 12% ही लगेगा। ठीक है, पहला साल आपको ब्याज कितना लग गया, 12.5, और अंत में संशोधन हो गया, अंत में संशोधन हो गया, और ब्याज अब कितना लगेगा, अगला साल से 12.5 ही लगेगा, 12 ही लगेगा, 12% कर दिया गया। तो 3 वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि का भुगतान करना होगा। तो यहाँ देखिए, पहला बरस के अंत में तो आपको ब्याज लगा 12.5%, क्योंकि 12.5% पे आप कर्जा लिए थे। अंत में सुधार हो गया, तो अगला साल से ब्याज कितना लगेगा,
12% लगेगा। 3 साल का है तो पहला साल तो 12.5 लग ही गया था, फिर सुधार करके अब 2 साल बाकी 12 लगेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि 3 वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि का भुगतान करना होगा, यानी 2,40,000 टोटल कितना हो जाएगा, अमाउंट पूछ रहा है आपसे, टोटल कितना भुगतान करना होगा। तो चलिए यहाँ देखिए 12.5 को हम क्या बोल सकते हैं, 1/8। 12.5 का मतलब क्या है, 1/8। कैसे, क्योंकि 12.5% है, आप इसको 125/1000 लिख सकते हैं। परसेंट के लिए 2 जीरो, दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो और आ जाएगा। ठीक है, 25 × 25 से 25 × 100, 5 × 8 = 40, यानी 12.5 को हम कितना बोल सकते हैं, 1/8 बोल सकते हैं। 12 को क्या बोलेंगे, 12/100, यानी 312, 25 × 100, यानी 3/25। इसको हम बोलेंगे कितना, 3/25। अब देखिए हमको यहाँ प्रिंसिपल और यहाँ पे अमाउंट, हम मेरा राशि जो 8 था उस पर 1 ब्याज लगा तो अब कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ देखिए मेरा जो राशि था वो 25 था, इस पर 3 ब्याज लग गया तो 25 और 3 28 हो जाएगा। और ये भी क्या है, 12% है तो 3/25 ही है, मतलब ये राशि 25 था, इस पर 3 ब्याज लग गया तो कितना हो गया, 28 हो गया। तो प्रिंसिपल मेरा क्या हो गया, टोटल गुना कर देंगे, 25 × 8 200, 25 × 8 कितना होता है, 200, अब 25 दूना 50, यानी ये तो मेरा 5000 आ गया प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आ गया, 9 × 784। ठीक है, 28 का स्क्वायर क्या होता है, 784 होता है, 9 × 784 हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। मेरा प्रिंसिपल कितना है, 2,40,000 है। प्रिंसिपल तो मेरा 5000 है, यानी 5000 का जो वैल्यू है वो कितना दिया है, 2,40,000 दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है अमाउंट कितना हो जाएगा, यानी ये इसका वैल्यू पूछ रहा है हमसे। अमाउंट मतलब क्या है, यही तो मेरा अमाउंट है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। मतलब मेरे को वैल्यू जो पूछ रहा है वो क्या, 9 × 784 का वैल्यू पूछ रहा है वो। तो यहाँ से 1 का वैल्यू निकालते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 5 से 5 × 20, 4 जीरो 5 × 8 = 40। 1 का वैल्यू 48 आ गया। जब 1 का वैल्यू 48 है तो इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा, 48 × 9 × 784। ठीक है, 9 × 8 = 72, 7 और 9 × 36, 36 और 7 43, 713 × 784। अब देखिए गुना तो काफ़ी बड़ा हो गया, अब इतना लंबा चौड़ा गुना कौन करेगा, काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए हम छाट लेते हैं। अंतिम में क्या आएगा, 4 दूना 8, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 दूना 8 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 तो छट गया। अब 3 और 4 बचा है, दोनों में ही यूनिट डिजिट 8 ही है, यानी हमको यूनिट डिजिट काम नहीं चलेगा, हमको दूसरा अंक भी चाहिए। दूसरा अंक देखिए, टेंस डिजिट यहाँ 8 है और यहाँ पे 4 है, मतलब 2 अंक हमको चाहिए। अंतिम का 2 अंक अगर पता चल जाएगा तो काम हो जाएगा। तो अंतिम का 2 अंक कैसे पता चलेगा, देखिए अगर अंतिम का 2 अंक आपको निकालना है तो कैसे निकालते हैं हम, यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या है मेरा, 432 है और 784 है। 432 और 784 ये वैल्यू है मेरे पास। हम क्या करेंगे, जब भी आपको अंतिम 2 अंक निकालना होगा, लास्ट आपको 2 अंक निकालना है, तो हमको क्या करना है, 100 से भागा दे करके जो आपका रिमाइंडर बचेगा उसको लिख देना है। तो अगर इसमें हम 100 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 400 तो पूरा कट जाएगा, 32 रिमाइंडर बचेगा। और इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 84 बचेगा। तो ये तरीका हो गया। अब 32 को 84 से गुना कर दीजिए, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, 2 अंक निकल जाएगा। लेकिन 32 को 84 से गुना करना भी टफ है। अगर आसान है तो आप गुना कर सकते हैं, 84 × 32, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 4 × 12, 8 × 24, 1 25, 8 6 2 8, यानी अंतिम 2 अंक कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। ठीक है, चलिए गुना सही किया ना, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 4 × 12, 8 × 24, 1 25, 8 8। ठीक है, चलिए एक तरीका तो ये हो गया कि 32 को 84 से गुना कर दिए, अंतिम 2 डिजिट कितना आ गया आपका, 8 आ गया। तो आपका अंतिम 2 डिजिट 8 किस में है, सी में है, तो सी आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको 32 को 84 से गुना करना भी टफ लग रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ तो 32 आ गया, यहाँ हम 84 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, -16 लिख देंगे। देखिए अगर हमको 99 में 100 से भागा देना है तो रिमाइंडर या तो 99 आएगा, या तो हम क्या कर सकते हैं कि माइनस बना सकता है, -1 भी बोलते हैं। ठीक है, अगर रिमाइंडर थ्योरम पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, -1 भी बोल सकते हैं। तो उसी तरह से
यहाँ पे देखिए हम इसको क्या 84 है, 100 से 16 कम है तो -16 भी बोल सकते हैं, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब गुना आसान हो जाएगा चूँकि 16 से गुना करना इसी है, तो 16 गुना 2 32 और 16 3 48, 48 और 3 51, यानी 512 माइनस में आ गया। हमको 2 डिजिट से मतलब है तो खाली 12 माइनस में आ गया। तो जब माइनस में 12 आ गया है, माइनस में तो हम रिमाइंडर लिखते नहीं हैं, तो हम 100 से भागा दिए थे तो 100 इसमें घटा लेंगे, यानी 100 - 12 कितना हो जाएगा 88, यानी आपका अंतिम 2 अंक कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव वैल्यू लेने से गुना करने में इजी हो रहा है तो पॉजिटिव ही लीजिए, लेकिन अगर पॉजिटिव से गुना करना टफ हो जा रहा है तो फिर रिमाइंडर नेगेटिव में ले लीजिए और वैल्यू नेगेटिव में लेके आइए। लेकिन नेगेटिव जो वैल्यू है वो वाला आपका नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, क्योंकि 100 से भागा दिए थे तो 100 से उसको घटा करके लिख दीजिएगा, वही आपका रियल रिमाइंडर आ जाएगा। तो आपका 88 आया, यानी क्या हो जाएगा आपका अंतिम 2 अंक 88 हो जाएगा। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका सवाल क्या है कि किस राशि पर एक वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 1545 है। देखिए राशि मतलब आपको प्रिंसिपल पूछ रहा है और एक बरस के लिए कह रहा है 12% के ब्याज से 1545 का ब्याज है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयुक्त हो रहा है। ब्याज अर्धवार्षिक लग रहा है। देखिए एक बरस टाइम आपको कितना है, एक बरस है। अर्धवार्षिक एक बरस में तो कितना होता है 12 मंथ होता है, तो यानी 6 महीने का 2 खंड बनेगा 6 से। ठीक है, चूँकि अर्धवार्षिक ब्याज लग रहा है, हर 6 महीना पे ब्याज लग रहा है, हर 6 महीना पे भी ब्याज लग रहा है। अब रेट क्या हो जाएगा, 12 महीना में 12% है तो 6 महीना में कितना हो जाएगा 6% हो जाएगा, 6 महीना में 6%। चलिए अब देखिए ब्याज कैसे निकालेंगे। 6% का मतलब क्या है 6/100, यानी 3/50 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा 3/50। मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट यहाँ लिखते हैं कि 50 रुपये अगर मेरे पास था उस पर 3 ब्याज मिला तो कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। यहाँ भी 50 है, 3 ब्याज मिल रहा है, यहाँ भी क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा। 25 × 25 2500 और 53 × 53 यानी 53 का स्क्वायर ये होता है 2809। 53 का स्क्वायर क्या होता है 2809। बहुत को 53 का स्क्वायर पता नहीं होगा। देखिए 50 के आसपास का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, 50 के आसपास का स्क्वायर। आप देखिए 50 से कितना ज़्यादा है तो आप कहेंगे 3 ज़्यादा है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9। हमेशा 2 अंक होना चाहिए, यानी एक अंक का अगर 4 अंक अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि 54 होता तो 4 का स्क्वायर 16 होता, वो 2 अंक ऑलरेडी होता तो जीरो लगाने की जरूरत नहीं था। लेकिन यहाँ 3 का स्क्वायर किए तो 9 आया, एक ही अंक आया तो हम 2 अंक बना लिए एक जीरो लगा करके। ठीक है, तो 50 से कितना ज़्यादा है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 कर दिए, एक अंक का था तो एक जीरो लगा 2 अंक बना दिए। अब 50 से जितना ज़्यादा है 25 में उतना जोड़ देंगे, 25 3 28, यानी आपका 2809 हो गया क्या 53 का स्क्वायर। चलिए एक और देखते हैं। अगर हमको मान लेते हैं 54 का स्क्वायर निकालना है तो 50 से कितना ज़्यादा है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना करेंगे 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। और 50 से 4 ज़्यादा है तो 25 में जोड़ेंगे, तो 25 4 29। 25 में क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि देखिए आपको पता है कि 50 का जो स्क्वायर है वो क्या होता है 5 का स्क्वायर 25, 0 का स्क्वायर 00। मतलब 50 का स्क्वायर 2500 है तो 50 के आसपास का स्क्वायर तो 2500 के आसपास ही होगा, तो 2500 के आसपास होगा, इसलिए 25 में जोड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आपका निकल गया कि प्रिंसिपल और अमाउंट कितना है। जब 2500 था और वो 2800 हो गया तो कितना ब्याज मिला 309 का ब्याज मिल गया। 2500 2800 हो गया मतलब 309 का ब्याज मिल रहा है। चलिए और यहाँ ब्याज कितना बोल रहा है 1545, यानी ब्याज 1545 है। ये 5 से कट जाएगा, 3 5 15 9 5 45, यानी एक का वैल्यू 5 आ गया। आपसे पूछ क्या रहा है, राशि पूछ रहा है, यानी राशि है कितना मेरा 2500 है। यहाँ देखिए हम प्रिंसिपल निकाले हुए हैं 2500, तो 2500 का वैल्यू क्या हो जाएगा 25 × 5 125, यानी 12500। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इतना समझाने के बाद भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत रहता है तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप करके अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। कोई भी आपको अगर डाउट रह गया इसके बाद भी तो भी। चलिए नेक्स्ट आपका है, कह रहा है यदि किसी राशि पर 7% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज इतना है। 7% का इंटरेस्ट है, 3 साल में साधारण ब्याज, देखिए साधारण ब्याज दिया हुआ है 9450 है।
तो 7% वार्षिक दर से 2 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज तो सिंपल होता है, 7% की दर से 3 साल का ब्याज कितना होगा 21। 7% की दर से साधारण ब्याज 1 साल का 7 होगा, 2 साल का 7 दूना 14, 3 साल का 7 ये 21, 4 साल का 728। साधारण ब्याज में डायरेक्ट गुना होता है, रेट और टाइम गुना हो जाता है साधारण ब्याज में। तो 21% ब्याज आ गया साधारण ब्याज। चलिए चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है क्या कि 7% वार्षिक दर से 2 बरस के लिए उस राशि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 7% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 7 7 14, 7 का स्क्वायर 49, 14.49। आप इसको भी फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, 7 7 14 और 7 7 49 हो जाएगा 0.49। तो चलिए आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 14.49 हो गया 14.49। आपको साधारण ब्याज दिया हुआ है कितना 9450 यानी 21% का वैल्यू दिया हुआ है और आपसे 14% का वैल्यू पूछ रहा है। चलिए 9450 बटा 21 गुना 14.49। अब यहाँ देखिए ऑप्शन देखिए, ये दोनों तो नज़दीक में है लेकिन ये दोनों तो दूर दूर में है। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखते हैं कितना हो सकता है। जब 21% का वैल्यू 9400 है तो 14% का वैल्यू तो इससे कम ही होगा। सीधा सा बात है कि 21% का वैल्यू 9400 है तो 14% का वैल्यू इससे कम होगा। तो चलिए ये क्या 9400 से कम है, नहीं। ये 9400 से कम है, नहीं। ये नहीं, तो केवल ऑप्शन बी ही बच गया। कैलकुलेशन करने का ज़रूरत ही नहीं है। बात समझ में आया। जब 21% का वैल्यू 9400 है तो इससे कम जो परसेंटेज रहेगा उसका वैल्यू तो 9400 से कम होगा। 9400 से कम एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो बाकी आपको सोल्यूशन करने का ज़रूरत ही नहीं है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।